नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है होली साइंस। ये होली साइंस एक बुक है जो कि युक्तेश्वर गिरी ने लिखी है। और ये युक्तेश्वर गिरी जो हैं वो आपने एक नाम सुना होगा, स्वामी योगानंद का। स्वामी योगानंद के वो गुरु थे। जो स्वामी योगानंद थे उनकी एक बुक है जो बड़ी ही फेमस है और बहुत से लोगों द्वारा ये पढ़ी गई है। एंड इट वाज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। द नेम ऑफ दैट बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ठीक है, तो ये बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ गुड बुक, इनफैक्ट आपको पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको ये समझने में मदद करेगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि सन्यासी होने का मतलब ये है कि घर बार छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ और कहीं किनारे जंगल में रहने लगो, सब लोगों से अलग, दुनिया से अलग, ये सन्यास है। ये जो भ्रम है सन्यास को लेकर के, सन्यास की ट्रू डिफिनेशन को लेकर के जो भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच में कि ट्रू डिफिनेशन क्या होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हाँ, जिसने सब छोड़ दिया हो वही सन्यासी है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। बाहर से छोड़ा हुआ दिखे, अंदर से छोड़ा हुआ है या नहीं है, अंदर अभी भी इच्छाएं दबी हैं, उन पे काम ना करे, बस बाहर से साधु सन्यासियों वाले कपड़े पहन ले। इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर काफ़ी भ्रम आपके दूर किए गए हैं। बिकॉज जो स्वामी योगानंद हैं उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है और वो भी ऐसे ही सोचते थे। बचपन में उन्होंने अपनी बातें बताई हैं कि बचपन में मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं भी एक दिन यहाँ से निकल जाऊँगा, हिमालय में आराम से रहेंगे, आसपास जो है वो शेर वगैरह हमारे मंडराया करेंगे और वो भीगी बिल्लियों की तरह हमारी गोद में आके लेट जाया करेंगे। मतलब शेर हमें खाएंगे नहीं, बड़े ही मित्र बन करके हमारे साथ रहेंगे, जैसे कि साधुओं और सन्यासियों के बारे में उन्होंने सुन रखा था। वैसे ही बातें वो सोचते थे बचपन में भी। तो वही उन्होंने बताया है और अपनी बातें उन्होंने इसलिए बताई हैं ताकि जैसे जैसे उनके भ्रम दूर हुए, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हुए आपके भी भ्रम दूर हो जाए कि सन्यासी वो नहीं है जो अपना घर बार छोड़ करके भाग जाए। सन्यासी वो है जो हर काम डिटैच होकर के करे। यही चीज़ उन्होंने इस बुक में समझाने की कोशिश की है। जैसे एक किरदार होता है आपके मूवी का या आपकी कहीं प्ले चल रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई किरदार है तो वो क्या करता है, वो नॉर्मली अगर वो राम बना है या कृष्ण बना है या कोई भी बना है, तो वो अपने किरदार को, जो रोल उसको मिला है उस रोल को प्ले करता है। ही डजंट थिंक कि मैं खुद ही राम बन गया हूँ। अपने किरदार से दूरी बना करके उस किरदार से जो करवाना है वो अंदर से जो अभिनय है, वही अभिनय, वही किरदार को जीने का तरीका है। अपने आप को जीने का भी तरीका यही है। यही इस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इस बुक में समझाने की कोशिश की गई है। और ये बुक इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी चीज़ें जो आपकी समझ में इस बुक में ना आए या फिर आपको लगे कि हाँ यार, इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो भरोसा करने लायक नहीं है, तो जब तक आप उन चीज़ों को समझने ना लगें, आप भरोसा ना करना चाहें मत करें। आप उस चीज़ को, उस लाइन को वहीं किनारे छोड़ दें। बहुत ज़्यादा सिर मारने की ज़रूरत नहीं है। बट जो भ्रम है और जो अवैज्ञानिक सोच थी लोगों की कि पाखंड है, हमारा जो धर्म है वो पाखंड है, हमारी जो संस्कृति है वो एक पाखंड है, हमारे यहाँ जो पूजा पाठ के तरीके हैं, हम जो माला पहनते हैं गले में या जो पूजा पाठ करते हैं या घंटी बजाते हैं, सब पाखंड है। इन सारी चीज़ों को अवैज्ञानिक कहने वाले लोगों को क्या समझ में नहीं आया है, वो चीज़ यहाँ पे समझाई गई है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में। ये बुक इसीलिए आपको पढ़नी चाहिए और इसीलिए बहुत से लोगों ने इस बुक को पढ़ा है। और इस बुक में खास करके एक चैप्टर है जिसका नाम है श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। राइट, रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर जी। लिखी इन्होंने है स्वामी योगानंद ने और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में। और उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब दोबारा से युक्तेश्वर गिरी को आफ्टर हिज डेथ, जब वो उन्हें दोबारा से फील करते हैं, जब महसूस करते हैं कि ही इज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज देयर, ही विल बी ऑलवेज देयर। सो उस चीज़ को उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है और उनके साथ हुई बातचीत को, जो भी उनके बीच में अनुभव का आदान प्रदान हुआ, जो एक्सपीरियंस आपस में शेयर किए गए, वो सारी बातें उन्होंने इस बुक में लिखी हैं। और उस चैप्टर का नाम है श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। हिंदी में इस बुक का नाम है इसका नाम है हिंदी में इस बुक का योगी कथामृत। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आप इसको पढ़िए ही, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ इट कैन बी यूजफुल इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपना काम कीजिए। आप अपना काम अगर मन लगा करके करते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर जाने की, अगर आपका मन नहीं है तो। क्योंकि आप अगर अपना काम मन लगा करके करते रहें और आपके काम में किसी तरह की चोरी आपने नहीं की है, तो एक दिन आप पहुंचेंगे यहीं पर जहां पर ये लोग पहुंचे थे। कर्मयोग इसीलिए बताया गया है भगवत गीता में।
कर्मयोग भी एक रास्ता है उन तक पहुंचने का, इसीलिए उन्होंने उसको शामिल किया है। इसलिए अगर आप कर्म पर ही ध्यान देना चाहते हैं तो कर्म पर ही ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय है, जैसे मेरे पास होता है, कई बार मैं जानना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं सैटरडे संडे बैठ जाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ इन चीज़ों को बना करके वीडियोस। तो आप इसको देख सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी जानना चाहें, समझना चाहें, इससे आपका परव्यू ही अच्छा होता है। बट अगर आप अपने काम को ढंग से करते हैं, अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, वॉट एवर यू डू, आप में आपके अंदर श्रद्धा है किसी भी काम को करने की, तो आप इन चीज़ों को एक दिन अपने आप जान जाएंगे। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं कि इस बुक में जो युक्तेश्वर गिरी की जो होली साइंस की बुक है, अभी तक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का। अब मैं आपको द होली साइंस इस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बुक में बहुत सी अच्छी चीज़ें साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन की गई हैं, और अगर आप इसे देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको निश्चित रूप से एक एक वीडियो दो दो बार रिपीट करके भी अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके परव्यू को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा। आपकी जो थिंकिंग है विथ रिस्पेक्ट टू योर स्क्रिप्चर्स, अगेन मैं फिर कहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दीजिए, लेकिन अगर है तो आप इसे ज़रूर देखिए इन वीडियोस को, क्योंकि युक्तेश्वर गिरी ने जो बातें बताई हैं वो पूरे तरीके से आपके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो आपके उपनिषद हों, चाहे भगवत गीता हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है युक्तेश्वर गिरी ने छोड़ा जो कि इसमें एक्सप्लेन ना किया हो। बहुत पतली सी बुक है, मेरे सामने है वो बुक, मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बुक है वो, कैवल्य दर्शन नाम है इसका हिंदी में, और इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे तो आई एम नॉट श्योर कि कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट द थिंग इज कि सारे के सारे जो आपके वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सभी का एक तरीके से क्रक्स है ये बुक। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो आज छोटा सा ही वीडियो रखेंगे, इसमें 4 या 5 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक मैंने सोचा था कि कवर करूंगा, बट द थिंग इज कि आज मैं सोच रहा हूँ कि केवल और केवल आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप अपने ज्योतिष के माध्यम से आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कई बार उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में, और सन का जो रिवॉल्यूशन है, सन का जो रिवॉल्विंग मोशन है, रिवॉल्यूशन नहीं, रिवॉल्विंग मोशन है, वो कैसा होता है, वो किस तरीके से रिवॉल्व करता है, और राशियां क्या होती हैं जिनको आप सन साइन कहते हो, मून साइन कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना आपकी लग्न की राशि क्या है, आपकी सूर्य की राशि क्या है। जैसे मेरी सूर्य की जो राशि है वो सिंह है, और लियो हूँ मैं बाय बर्थ, और 1 अगस्त को मेरा बर्थडे पड़ता है, तो मैं लियो हूँ, क्योंकि 23 जुलाई से 22 अगस्त तक जो आपका सिंह जो कॉन्स्टिलेशन है, कॉन्स्टिलेशन के बारे में भी हम आपको पता ही होगा, लेकिन कॉन्स्टिलेशन के बारे में आपको बता दूंगा। जो कॉन्स्टिलेशन है वो जुलाई से अगस्त के बीच में सन के ठीक सामने रहता है। तो जो भी सन के ठीक सामने रहता है कॉन्स्टिलेशन, वही आप उस समय पैदा होने वाले आदमी का या बच्चे का आप ये कह सकते हो कि सन साइन बन जाता है। और एग्जैक्टली यही चीज़ मून के साथ होती है। मून के सामने जो कॉन्स्टिलेशन पड़ता है, जैसे जब मैं पैदा हुआ तो उस समय सन के सामने था लियो यानी कि सिंह, जो कॉन्स्टिलेशन था, जो कि सिंह का आकार बनाता है। तारों का एक समूह होता है, बेसिकली ये ना स्टार्स होते हैं, कुछ इस तरीके से स्टार्स होते हैं। ये स्टार्स ना एक खास तरीके की आकृति बना देते हैं। जैसे कहीं पर ये जो है एक शेर के जैसी आकृति बना देते हैं, कहीं पर ये किसी और तरीके की आकृति बना देते हैं। तो जब मैं पैदा हुआ था तो जो सन है उसके ठीक सामने जो लियो का कॉन्स्टिलेशन है वो था, और उसी समय जो मून था, मून के ठीक सामने किसका कॉन्स्टिलेशन था, कौन से तारों का समूह था, वो धनु का था, जो धनुष जैसा दिखता है, वो धनु के तारों का समूह था। एक ऐप आता है, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा। ठीक है, वो ऐप आप अगर आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पे और उसे ऑन करेंगे, और आप अगर आप आकाश में ऊपर नीचे करेंगे, तो जहां पर जो भी कॉन्स्टिलेशन होगा वो कॉन्स्टिलेशन आपको दिखाई देगा। और आप उसी हिसाब से उस समय अगर आप देखेंगे, तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है इस समय, अगस्त 2023, तो अगर आप सन देखेंगे और सन के ठीक सामने कौन सा कॉन्स्टिलेशन पड़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक शेर दिखाई देगा। तारे जो है ना वो शेर की तरह का शेप लिए हुए दिखाई देंगे। इसी वजह से इस समय पैदा होने वाले लोगों का जो सन साइन होता है वो सिंह होता है, यानी लियो होता है। और इसी समय चंद्रमा जो है वो उन तारों के सामने होता है जो धनु जैसा आकार बनाते हैं, जो धनु राशि का एक सिंबल है ना, उसके जैसा आकार बनाते हैं। इसी वजह से जो मून साइन है, मेरा जो मून साइन है वो लग्न की जो राशि है वो धनु है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड होती हैं आपकी जो सन और मून साइन है। और आपकी जो कुंडली है कई बार लग्न की राशि के अनुसार बनाई जाती है, सूर्य की राशि के अनुसार भी बनाई जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपका जो बताते हैं कि आपका जो आज का दिन कैसा जाएगा, किस तरह का दिन आपका बीतेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हो तो आप लोग देखते होंगे कि हाँ किस तरीके से ये बताते हैं। तो बेसिकली उसमें सन साइन और मून साइन की बात करते हैं, सूर्य की राशि ये है, चंद्र की राशि ये है, इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिसीजन मेकिंग की होती हैं। उसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि
तुम्हारा जो राहु है वो नीच का है, या तुम्हारा जो सूर्य है वो नीच का है, या तुम्हारा जो चंद्र है वो नीच का है, या कोई भी ग्रह जो है वो नीच क्या है। तो वो नीच और ऊंच का क्या मतलब होता है? नीच और ऊंच का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ अर्थ, जिस तरीके से हमें सन जो है वो अस्त होता हुआ और उदय होता हुआ दिखाई देता है, यानी उगता और डूबता दिखाई देता है, ठीक उसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिलेशंस और ये जो अलग अलग ग्रह हैं, शनि हो या शुक्र हो, बुध हो, ये सभी विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव मोशन ऊपर और नीचे होते रहते हैं, हमें अस्त होते या उदय होते दिखाई देते हैं। जब ये उदय होते हैं तो इन्हें कहते हैं कि उच्च का बुध है। जैसे बुध का अगर हम कहें, बुध राशि, बुध का अगर हम बात करें, बुध ग्रह की बात करें, तो बुध उच्च का है अगर वो उदय हो रहा है, और अगर वो अस्त हो रहा है जिस समय आप पैदा हुए थे, तो क्या कहेंगे कि आपका बुध जो है वो नीच का था जब पैदा हुए थे। और आज की डेट में भी कहीं ना कहीं बुध अस्त हो रहा होगा, उदय हो रहा होगा। तो इस समय जब आप अपनी राशि को एडजस्ट करेंगे, जब आप उसको देखेंगे कि चलित क्या है, चलित कहते हैं मतलब उसका जो चलित विवरण होता है, यानी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके उन ग्रहों की, नक्षत्रों की, जिस समय आप पैदा हुए थे उनकी क्या थी और आज क्या है। आज जो स्थिति होती है उसके बेसिस पे बताया जाता है कि आज के समय में आपका सूर्य नीच का है या उच्च का है, उग रहा है, अस्त हो रहा है। जब उगता है तो रोशनी बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है सन से आने वाली, सन से जो रेज आती हैं, उस फ्रिक्वेंसी की वजह से हमारी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारी जो माइंड है, हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जब वो उच्च के होते हैं तो वो हमारे माइंड की पावर को जो है पॉजिटिव रखते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं। जब वो नीच होते हैं यानी कि अस्त हो रहे होते हैं, तो जैसे जब सूरज अस्त होता है तो धीरे धीरे आप भी काम करना बंद कर देते हैं, दिन का आप धीरे धीरे आराम के मोड में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आपका कोई ग्रह नीच का होता है तो उस ग्रह की वजह से जो भी आपकी बॉडी में पार्टिकल्स, जो भी आपकी बॉडी में एंजाइम्स इंपैक्ट होते हैं, जो भी डीएनएज, आपने डीएनएज आरएनएज तो साइंस में पढ़े ही होंगे, जो भी डीएनएज आरएनएज हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स के ही बने हुए हैं, ये सब एंजाइम से ही है। जैसे आपकी जो हार्ट बीट है उसमें एक एलिमेंट होता है पोटेशियम, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम वही करता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये पूरी तरीके से किससे कंट्रोल होता है? ये कंट्रोल होता है मंगल से आने वाली रोशनी से, यानी मंगल ग्रह से जो रोशनी आ रही है, अगर मंगल उगता हुआ है जिस समय आप पैदा हुए थे, अगर वो मंगल उगता हुआ है तो आपके ऊपर वो डायरेक्ट सनलाइट, उस सॉरी जो आपकी मंगल की वेव है वो सीधे आएगी। मंगल से जो रोशनी आ रही है उसके थ्रू जो वेव आ रही है वो सीधे आएगी। वो जो मंगल की वेव है वो आपके एंजाइम्स को, एज पर दी स्क्रिप्चर्स, एज पर दी ज्योतिष, वो आपके उन एंजाइम्स को, आपके उन लाइफ सिस्टम के उस पार्ट को कंट्रोल करती है जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप, जब आप ये सारा का सारा खेल तब से शुरू होता है, किस तरीके से आपकी लाइफ होगी, कैसा जाएगा, ये तब से शुरू होता है जब से आप कंसीव होते हैं अपनी मदर के पास। ठीक है, आपकी मदर जब आपको कंसीव करती हैं उस समय से ले करके आपके पैदा होने तक आपकी कोटिंग करता है ये नेचर, आपकी प्लेटिंग होती है इस नेचर में। ठीक है, कोई पेरेंट्स अपने आप बच्चों को, हाँ, बच्चों के हाथ पैर नहीं लगाते, वो माँ के गर्भ में अपने आप बच्चा बड़ा होता है, ये नेचर करती है, कोई अलग से नहीं आता। वही आरएनए, वही डीएनए, उनका काम चल रहा होता है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन बना रहे होते हैं, आपकी बॉडी में सारी चीज़ें जनरेट कर रहे होते हैं, बच्चे के हर अंग को बढ़ा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसी तरीके से उनकी कोटिंग होती है, उनकी प्लेटिंग होती है एक तरीके से। ठीक है, और ये होते हुए होता क्या है कि एज पर द स्क्रिप्चर्स जो मंगल ग्रह है, जो मार्स है, उससे आने वाली जो किरणें हैं, अगर मान लीजिए कभी आप, जब आप कंसीव हुए थे उस समय मंगल दूर था, जैसे जिस साल मैं पैदा हुआ 1982 में, उस समय मंगल क्या करता है कि हर बार 4 साल में सूर्य के नज़दीक आता है और हर 4 साल बाद सूर्य से दूर चला जाता है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मंगल जो है वो सूर्य से दूर था और साथ में अस्त होता हुआ था। ठीक है, तो अगर वो अस्त हो रहा था यानी कि नीचे जा रहा था, तो उससे आने वाली जो किरणें हैं, उससे आने वाली जो रेज हैं, जो फ्रिक्वेंसी वेव, जो वेव्स हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है जो हमारे उन एंजाइम्स को कंट्रोल करती है जो कि हमारी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो कमज़ोर रह जाते हैं। इसीलिए किसी की भी कुंडली में आप देखिएगा, किसी की भी कुंडली में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं कहीं पे लिखा हुआ, ये आपको समझना पड़ता है अलग अलग किताबों से पढ़ करके। वो शास्त्रीय भाषा में लिखे होते हैं, साइंटिफिक वे में उनको। आज की साइंस की जो ग्लॉसरी है वो अलग है ना, उस समय जो ग्लॉसरी थी वो अलग थी। आज की डेट में आप जिस चीज़ को एनर्जी कहते हो उसी चीज़ को हमारे यहाँ चेतना, आत्मा कहा गया है। तो आज ग्लॉसरी अलग है, उस समय हमारे पुराने समय में ग्लॉसरी अलग थी, अंग्रेजों की बनाई हुई ग्लॉसरी अलग है। तो ये जो ग्लॉसरी है इसके हिसाब से आपकी जो चेतना है वो ऊर्जा है, आज की नई एनर्जी की, आज की नई ग्लॉसरी के हिसाब से। तो जो कुछ भी वहाँ से आता है मंगल से,
जो अलग फ्रिक्वेंसी का एक अलग फ्रिक्वेंसी रखता है, जो कि हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, वो क्या रह जाता है, वो कमज़ोर रह जाता है। इसलिए किसी भी कुंडली को आप देखें जो कि 1982 में पैदा हुआ हो, या फिर किसी भी ऐसे समय पैदा हुआ हो जिस समय की मंगल अस्त हो रहा था, या फिर मंगल दूर था, सन की रेज उस पर कम जा रही थी, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो मून की रेज है वो भी कम आ रही थी, ठीक है, क्योंकि सूरज ही सबको वो रोशनी देता है, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो अगर मून दूर था और हमारे पास जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी वो कमज़ोर रह गई, तो क्या होगी, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग या हार्ट की लाइफ कम रह जाएगी। ये ठीक वैसा ही है कि किसी चीज़ को आप बना रहे थे, बनाते समय वो कमज़ोर रह गई, जब कमज़ोर रहेगी तो उसकी लाइफ क्या होगी, कम होगी। इसलिए किसी भी कुंडली को आप देखेंगे जो कि इस तरीके से पैदा हुआ 1982 में, या फिर तब पैदा हुआ हो जब जो मंगल था वो दूर था, उन सब की कुंडली में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। उन सब की कुंडली में एक रिकमेंडेशन होती है कि 35 साल की एज के बाद या 40 की एज के आसपास आप अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज आपको बीपी और जो आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं ये आपको हो सकती हैं। ये इसी वजह से कहा जाता है, दैट इज वाई इट इज टोल्ड। आप इस चीज को मिला करके देखिएगा, मेरे कहने से मत मानिए, आप जा करके मिला करके देखिएगा, ये चीज बताई नहीं जाती है, समझनी पड़ती है, और ऑलमोस्ट हर जगह पर आपको यही चीज दिखाई देगी। किसी भी कुंडली को आप उठा करके देख लीजिएगा, सारा खेल सन का है। भगवत गीता में भी एक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। अब लोग ये सोचते हैं कि सूर्य तो एक गोला है, कोई आदमी तो है नहीं। लोगों को ये नहीं पता है कि दिस इज अ मेटाफोरिक लैंग्वेज। आप इस नेचर में जो कुछ भी देखते हैं, आपने mRNA और tRNA का नाम सुना होगा। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को बनाने का काम mRNA और tRNA ही करते हैं। mRNA क्या करता है, मैसेजिंग RNA कहते हैं इसको। इसके पास पूरा का पूरा वो होता है, एक तरीके से मैनुअल होता है कि कैसे किसी चीज़ को असेंबल करना है, प्रोटीन को असेंबलिंग कैसे करनी है, ये mRNA यानी मैसेजिंग RNA के पास होता है। आप जाके साइंस की बुक में देख लीजिएगा, इसको मैसेजिंग RNA कहते हैं। उसके बाद आता है आपका tRNA, ट्रांसफर RNA। जो ट्रांसफर RNA है वो क्या करता है कि जो कच्चा माल है, जैसे आपके पास मैनुअल है, अब उस मैनुअल से हवा में तो कुछ करोगे नहीं, कुछ कच्चा माल चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए जो कच्चा माल है उस माल को लाने का काम ये mRNA करता है। इस mRNA को ना तो किसी भीमटे ने इस नेचर में डाला है, ना ही किसी नास्तिक ने इस नेचर में डाला है। इन चीज़ों को खोजा गया है, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है, निश्चित रूप से की गई है, लेकिन इसको डाला किसी वैज्ञानिक ने नहीं है, इसको किसी भीमटे ने नहीं डाला है, इसको किसी भी जो है साइंटिस्ट ने, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट रहा, उसने डाला नहीं है। उसने सिर्फ इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, ग्रेविटेशन पहले भी था। ये न्यूटन ने नहीं खोजा है। न्यूटन को आदत थी कि वो नेचर को एक्सप्लोर करता था। ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ ऋषि। वो एक ऋषि के तुल्य था, ऋषि के बराबर था। तो उसको ये आदत थी कि हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। इस वजह से वो इस रहस्य को जान पाया। तो जो जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर रखता है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन में गहरा जा सकता है, अपने आप को विचारों से जितना ज़्यादा हल्का कर सकता है, वो इस प्रकृति के, इस नेचर के रहस्य उतने ही ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। तो ये हुआ था न्यूटन के साथ। तो जो mRNA और tRNA पे वापस आते हैं, ये नेचर में किसी ने नहीं डाला है। यही mRNA और यही tRNA ये हमारी प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर सन की रोशनी ना पड़े, ठीक है, तो ये mRNA और tRNA प्रोटीन का निर्माण करना बंद कर देगा। इट मींस इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग, ये अलंकारिक भाषा होती है, मेटाफोरिक लैंग्वेज होती है। ये सीधे नहीं पढ़े जा सकते। अगर किसी ने इन चीजों को सीधा पढ़ा तो हो सकता है कि वो एक कट्टर आदमी बन जाए। कट्टरता दूर करने के लिए ही ज्ञान आवश्यक है। आपको ये समझना पड़ता है कि ये चीजें क्या कह रही हैं, मेटाफोरिक लैंग्वेज में ये क्या कहना चाहती हैं। तो जैसे लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि ये सारा ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, ये सब मैं पहले भी सन को दे चुका हूं, सूर्य को दे चुका हूं। तो इसका मतलब क्या है कि सन वो सारी लाइफ एक्टिविटीज जो हमारी दुनिया में हो रही हैं उनका मेन सोर्स है। अगर ये सन ना हो तो प्रोटीन बनना क्या, हम तो मर ही जाएंगे, प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। प्रोटीन कैसे बनेगा? तो सन की वजह से ही ये सारी चीजें, प्रोटीन बनाने की एक्टिविटी, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, सब इसी से चल रहा है। या फिर ये कहा जाए कि सन ही हमें चला रहा है। और सन इस तरीके से हमें चला रहा है कि वो अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलता, वो अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलता, सबके लिए बराबर है। एंड दैट इज द सेम थिंग गॉड डज, जिसको हम गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसकी भी यही प्रकृति है कि ही इज कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल, ही इज द फ्रेंड ऑफ ऑल एंड इज नॉट एनीवन फॉर ऑल। वो सबका है और वो किसी का नहीं। दैट इज वॉट इज टोल्ड इन अवर स्क्रिप्चर्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कि हो सकता है कि आपने कभी भी महसूस न किया हो, उसको आज आपने समझा होगा। सो ये जो चीज़ है, ये एक्सप्लेन मैंने कर दी है आपको कि सन और मून साइन कैसे डिसाइड होते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आप और बताता हूँ कि किस तरीके से जो सन है हमारा,
वो रिवॉल्व कैसे करता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन कैसे, उसका रिवॉल्वेशन जो रिवॉल्विंग मोशन है वो कैसा होता है। आपका ये सन है, इस सन के चारों ओर क्या है, आपके 8-9 ग्रह जो भी हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो सन है ये अपनी जगह पे स्टेबल है, हमारे रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, मार्स के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में स्थिर है, स्टेबल है। लेकिन ये सन भी एक तारा खुद है और ये भी अपना एक तारा उसका अलग है, उस तारे के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे करके इस तारे के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ये तारा कुछ और नहीं है, ये आपने देखा होगा कि ये गैलेक्सी हमारी जो आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, उसके उसको ले करके वो मिल्की वे भी क्या कर रही है, इस सूर्य को लेकर के पूरा का पूरा रिवॉल्व कर रही है। अभी आप सिर्फ सन पे और सोलर सिस्टम पे, इसको कहते हैं सोलर सिस्टम, ये रहा सन, ये सोलर सिस्टम एक तारे को दिशा मान करके, जिसको दिक तारा कहते हैं, दिशा दिशा दिखाने वाला तारा, इसके चारों ओर ये भी पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को लेके घूमता है। और ये जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को लेके जब ये घूमता है इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर घूमते समय ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे कहीं है, इसको थोड़ा अलग बना देता हूं मैं, यहां पे बना देता हूं, एक पॉइंट यहां होता है और एक पॉइंट यहां होता है, इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, ऐसे करके होता है, इस पॉइंट को मिला लीजिए। और ये सन जो है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जिस तरह से क्लॉक चलती है। अब ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सन घूम रहा है, ये सोलर सिस्टम को लेकर के घूम रहा है। जब ये घूम रहा होता है संपूर्ण सोलर सिस्टम को लेकर के, तो एट दैट टाइम व्हाट इट डज, ये अपनी गति के दौरान इन दो बिंदुओं से, जिसको कहते हैं महाविषुव, महाविषुव शुद्ध हिंदी में महाविषुव कहते हैं, इसी को कहा जाता है विष्णु की नाभि, विष्णु नैवल, ठीक है, विष्णु नैवल। ये बहुत ज्यादा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सुपर स्ट्रांग है, मैग्नेटिक फील्ड इज सुपर स्ट्रांग, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके पास से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारा निकलता है महाविषुव, और नीचे है आपका विषुव, यानी विष्णु का जो नाभि है, नेवल ऑफ विष्णु है, उसका जस्ट अपोजिट ये वो पॉइंट है। अब होता क्या है कि जब ये यहां से जब सन मूव करता है ना, तो ये जो महाविष्णु की नाभि है, यही जो है स्थान, यही जो लोकेशन है, इसी को कहा जाता है कि दिस इज द लोकेशन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी जो कि सब कुछ बनाते हैं, यानी कि जितने एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे नेचर में आपको मिलते हैं, जिससे हम बने हैं, जिससे पूरा नेचर बना है, वो सारे के सारे इसी जगह से निकलते हैं, जिसको विष्णु नेवल कहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। दिस इज व्हाट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन गिवन बाय युक्तेश्वर गिरी, ये युक्तेश्वर गिरी ने दिया है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, किनारे मेरी फोटो होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इसके पास से जब गुजरता है तो इसके पास इतनी एनर्जी होती है, इतना ज्यादा हाई पावर एनर्जी होती है कि जब ये सोलर सिस्टम यहां से गुजरता है, कभी इस पर इसके पास रहता है, तो सन जब इसके पास होता है, तो इसके पास होने की वजह से जो एनर्जी होती है सन की, इसके पास जो एनर्जी है वो बड़ी ही प्योर है, ब्रह्मा की एनर्जी है, जो सृष्टि करती है, जो सब जानती है। तो किसी चीज के जितना आप नजदीक पहुंचोगे, आप उसे उतना ही जानोगे। इसीलिए जब अर्थ पे पैदा होने वाले लोग, जब सन इधर होता है, तो अर्थ पे पैदा होने वाले लोग किस में कहे जाते हैं, सतयुग में कहे जाते हैं, क्योंकि इस समय इन लोगों को धर्म का पूरा ज्ञान होता है। धर्म क्या है, जो नेचर है वही धर्म है। सूर्य कभी अपनी गति किसी के लिए नहीं बदलता, सबके लिए कंपैशनेट है, सबके लिए बराबर है, यही धर्म है, सबके लिए बराबर होना, कंपैशनेट होना, किसी के लिए अपने नियम ना बदलना, किसी का फेवरिज्म ना करना, यही धर्म है। ये धर्म यहाँ पर उन्नत होता है जब आप, उन्नत यानी बहुत अच्छी स्थिति में होता है जब आप इसके नजदीक होते हो, महाविष्णु नाभि के नजदीक जब होते हो, ये प्योर है। तो जिस चीज के जितना नजदीक आप होते हो, तो इस समय ये सतयुग का समय चल रहा होता है, सतयुग का पीक होता है ये। जब सन पूरा पूरा सोलर सिस्टम यहाँ आता है विष्णु नाभि के पास, तो ये पीक होता है, और इस समय जो लोग पैदा होते हैं अर्थ पे, उनके पास धर्म का पूरा ज्ञान होता है, जो वेद पुराण जो लोग आज की डेट में पढ़ पढ़ के नहीं समझ पा रहे, दे हैव इन देम एट दैट टाइम, वो उनके अंदर अपने आप ये चीजें बिल्कुल प्रकट होती हैं। जैसे इस नेचर में सारा ज्ञान है ना कि कैसे क्या करना है, वैसे ही वो सारा ज्ञान इस अर्थ पे पैदा होने वाले लोगों को उस समय होता है। जैसे जैसे ये नीचे आना शुरू करता है, वैसे वैसे आप इस लोकेशन से दूर होते हैं, जो कि विष्णु नाभि है। जैसे जैसे दूर होते हैं, वैसे वैसे आदमी की ताकत कम होती चली जाती है इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों को महसूस करने की। और जब ये थोड़ा सा आगे आता है, तो कुछ समय बाद ये सतयुग से त्रेता में आता है। यहाँ पे सतयुग था, यहाँ से त्रेता शुरू होता है। त्रेता शुरू होता है, त्रेता शुरू होने के बाद जब तक त्रेता से और नीचे आता है, तो और कम हो जाता है नॉलेज। त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर में आप इसको ऐसे कर सकते हो, कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो।
यहाँ पर सतयुग था, यहाँ पे त्रेता आ गया, द्वापर आ गया। जब तक यहाँ पे आता है द्वापर में तो उसकी ताकत पूरी खत्म होने लगती है। मैग्नेटिज्म और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में आप समझ पा रहे हो, ये सब चीज़ें वो खत्म होने लगती हैं जैसे जैसे नीचे आता है। और अंत में जब ये बिल्कुल विषुव पे पहुंचता है, यानी बिल्कुल अपोजिट पे, तो यहाँ पर आदमी बिल्कुल नालायक, मक्कार, गधा, एक नंबर का कमीना हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े, कबीलों को लूट लेना, लोगों को लूट लेना, औरतों को उठा लेना, इसके राज्य पे हमला कर देना, बच्चों को मार देना, मेरी नहीं मानोगे तो गर्दन काट दूंगा, मतलब हमले करना, बर्बरता करना, ये सब चीज़ें इस लोकेशन पे जब सन आता है सोलर सिस्टम, तब होती हैं। ये स्थिति पता है कब थी? ये स्थिति थी 499 में, सन 499 में ये स्थिति थी। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 499 यानी 500 के आसपास का एरा कितना खतरनाक था। आपस में लोग लड़ते भिड़ते रहते थे। फिर अचानक से जैसे ही आगे बढ़े, आप 600-700 के आसपास आए, तो उस समय पूरी दुनिया में मिडिएवल पीरियड शुरू हुआ, उथल पुथल शुरू हुई, मार काट शुरू हुई। और यहां से अब विषुव से आने के बाद घड़ी के सुइयों की तरह वापस आप ऊपर उठोगे। जब आप वापस ऊपर उठोगे तो कलयुग के बाद आप कहां जाओगे? द्वापर में जाओगे। आई रिपीट, आप इसको समझिए, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग के तुरंत बाद सतयुग नहीं आता। इसे समझिए, ये मनु संहिता में दिया, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। ये यहां से वापस उठते हो तो कलयुग के बाद सतयुग सीधे नहीं आता। और ये मेक सेंस करता है, बिकॉज अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अचानक से कल सुबह उठते ही सब अच्छे थोड़ी हो जाएंगे। इट विल टेक ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल, इट विल टेक टाइम टू ग्रेजुअली चेंज एवरीथिंग। तो धीरे धीरे ये ग्रेजुअल चेंज होगा, और धीरे धीरे आप द्वापर की स्थिति में जब आओगे, तो द्वापर की स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे आपका जो ये नॉलेज है, आज की डेट में जो नॉलेज है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन जिन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, वो सब क्या होगा? वो द्वापर के एज में पहुंचने पे होगा। ये जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, एज पर द ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स, मनु संहिता के हिसाब से आज का जो समय है, ये द्वापर युग है, ये कलयुग नहीं है। ये हम बताएंगे आपको आगे चल के कि क्यों ऐसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। ये मैं आपको इस बुक से बता रहा हूं। आई रिपीट अगेन कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, इस बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड सिंस इट मेक्स सेंस टू मी, सो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड रिकमेंडिंग कि यू कैन थिंक अबाउट इट। और आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम अगले वीडियो में कि किस तरीके से ये गलतियां हुई थी। ठीक है, तो जब द्वापर युग सब शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, आदमी को मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान होने लगता है। धीरे धीरे फिर से आप ऊपर बढ़ते हो, त्रेता में जाते हो, और ज्ञान हो जाता है। फिर वापस चलते चलते आप यहाँ इसी जो महाविश्व है, यानी महाविष्णु का जो नेवल है, उसके पास फिर से आ जाते हो। जब आप फिर से आ जाते हो तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बढ़ेगी, हम आगे जाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हमारी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी नॉलेज है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और आपने देखा कि ये बढ़ता ही जा रहा है। सो वट एवर हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक, ये बुक मैं आपको बता दूं कि आज या कल में नहीं लिखी गई है, ये 1894 के आसपास लिखी गई है। और इस किताब में पहले से ही ये चीज़ बता दी गई है कि जैसे जैसे 1900 सन 1899 के बाद, 1899 में इन्होंने बताया था कि 1899 के बाद जो दुनिया है, ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, ये द्वापर युग में, यानी कि द्वापर का जो वो है उसमें प्रवेश करेगा। द्वापर की जो साइकिल है उसमें घुसेगा। और जब ये घुसेगा तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसका इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा व्यक्ति को कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसके बेसिस पे बनाएगा। और अगर आप देखें तो सारा का सारा आज का सिस्टम वैसा ही चल रहा है। सो दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन दिस बुक। और ये सारा का सारा क्रक्स है वेदों का, पुराणों का, और हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जो साइंस एक्सप्लेन है, उपनिषद जिसको कहते हैं, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे महाविष्णु नेवल और अलग अलग साइंस जो चिन्ह होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि सन के साथ साथ जो है कॉन्स्टलेशंस के सामने जब जाता है सन, तो अलग अलग जगह पे रोशनी पड़ती है, तो उसी हिसाब से वो सन साइन और आपका मून साइन डिसाइड होता है। ठीक वैसे ही अपार्ट फ्रॉम दिस सोलर सिस्टम के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो सिस्टम है ना, जहाँ पे ये घूम रहा है, ये भी 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन 12 पार्ट्स में भी 12 राशियां होती हैं। अभी जो हमारा युग चल रहा है वो मीन युग चल रहा है। मीन युग वो हम समझाएंगे कि क्या है वो। आज बस इतना ही रखिए, ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो बेसिकली आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लगे रहिए, अदरवाइज आई नो कि बहुत लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, बट सिंस इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली, और पूरा का पूरा सनातन धर्म कहीं से भी पाखंड, पोला पाखंडवाद नहीं है, कोई पंडित पोंगावाद नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक साइंस। अगर ये नहीं होता तो मैं भी यहाँ पे फालतू टाइम बर्बाद नहीं कर रहा होता। इट मेक सेंस, दैट इज़ वाई मैं इसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, विल मीट यू सून।